Welcome, friends. We are into the second part of vectors and scalars. वेक्टर एंड स्केलर के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले पहले हम वेक्टर्स एंड स्केलर्स का प्रीवियस पार्ट जो हमने देखा था उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हमारा क्या था, उसमें हमारा ये था कि हमने वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बारे में पढ़ा था। इन स्लाइड्स को कुछ हम देखते हैं, हम जस्ट रिकैप करने के लिए। तो हमने कहा था कि फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्केलर्स, दूसरा वेक्टर्स। स्केलर क्वांटिटीज हम उनको कहते हैं जो बेसिकली इनमें से मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जिस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है उनको हम स्केलर क्वांटिटी कह रहे थे। एंड वेक्टर्स क्वांटिटी को क्या कह रहे थे? जिन क्वांटिटीज को सेटिस्फाई करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बहुत चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम याद होगा लास्ट टाइम हमने क्वेश्चंस किया था कि कुछ क्वेश्चन रेज किए थे कि लाइक टाइम इज आल्सो मूविंग फ्रॉम द पास्ट टू प्रेजेंट। तो क्या टाइम को भी हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे? तो नॉर्मली क्या होता है कि हम टाइम को जोड़ते हैं, जैसे 2 घंटे प्लस 4 घंटे 6 घंटे। उसके लिए हम कोई डायरेक्शन टाइम का नहीं देखते कि हाँ पास्ट के टाइम को और प्रेजेंट के टाइम को जोड़ने के लिए कुछ स्पेशल लॉज लगेंगे, ऐसा तो है नहीं। हम सिंपली अरिथमेटिक कैलकुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, दोनों टाइम को जोड़ देते हैं। तो अब हम इसमें एक लाइन और ऐड कर रहे हैं कि वेक्टर्स क्वांटिटीज को उस क्वांटिटी को कहते हैं जिनको ना केवल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस हो, बल्कि वो स्पेशल रूल्स ऑफ एडिशंस, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को फॉलो करते हो। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आपको जैसे मैंने पढ़ाया था कि एक ट्रायंगल रूल होता है, पैरेललोग्राम रूल होता है। इसमें हमने पढ़ा था कि हेड टू टेल मेथड, टेल टू टेल मेथड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप अपने हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जस्ट हम उसका रिकैप कर रहे हैं। अब हम फिर हमने ये बताया था कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये होता है कि जैसे कि एक एरो बना दिया और उसका कोई भी लेटर के ऊपर अगर एरो हम लिख रहे हैं तो वो एक वेक्टर है। फॉर एग्जांपल डी इज अ वेक्टर, तो डी का जो लेंथ होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा। इसको हम टेल कहते थे, इसको हम हेड कहते थे। आई थिंक यहाँ तक बहुत क्लियर था। अब हमने फिर ये भी पढ़ा कि भाई वेक्टर्स का रिलेशनशिप क्या होता है। हमने ये पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स किसको कहते हैं। तो जब वेक्टर्स, दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में बराबर हो तो उनको हम इक्वल वेक्टर्स कहते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ए एंड बी का डायरेक्शन देखें, दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ एरो जो है डिफरेंट डिफरेंट दिख रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, बट ए इज पैरेलल टू बी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर आते हैं कि ए और बी को हमने जस्ट एक दूसरे का अपोजिट बनाया, 180 डिग्री अपोजिट, तो हम इसको कह रहे हैं एंटी पैरेलल। ठीक है। अगर हम ए एंड नेगेटिव वेक्टर की बात करें, जैसे कि नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब हो गया? वेक्टर व्हिच इज जस्ट अपोजिट ऑफ इट्स डायरेक्शन। लाइक ए को हमने जैसे अगर फ्लिप कर दिया पीछे की तरफ तो माइनस ए बन जाएगा। तो ए इक्वल टू, ए इज ऑलवेज एंटी पैरेलल टू माइनस ए। नाउ अगर ए इक्वल टू बी की बात कर रहे हैं तो ए का लेंथ एंड बी का लेंथ ना केवल बराबर हो बल्कि उनका डायरेक्शन भी बराबर हो। एंड अगर ए एंड बी दूसरे का परपेंडिकुलर है तो नॉर्मली इसको ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। क्लियर? फिर हमने ये पढ़ा था कि वेक्टर्स को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। तो जब हमने ये पढ़ा था कि किसी वेक्टर को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर स्केलर में जी क्वांटिटी अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वेक्टर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू द ओरिजिनल वेक्टर। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि अगर ये क्वांटिटी को नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर इज ऑलवेज एंटी पैरेलल टू द ओरिजिनल वेक्टर। लेकिन वहीं अगर इसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट ए नल वेक्टर। नल वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। ओके, अब हम आते हैं अपने चौथे स्लाइड्स पे। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस होते हैं वो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं मैथ्स के। अगर ए प्लस बी को जोड़े और बी प्लस ए को जोड़े तो एक ही बात बनेगी। अगर ए प्लस बी प्लस सी को जोड़े और ए और बी और सी को अलग अलग जोड़े तो एक ही होगा। ठीक है। तो इन सब तमाम चैप्टर, इन तमाम टॉपिक्स को मैं आपको उतना इंडेप्थ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंडेप्थ करूंगा तो हम आज के टॉपिक में पीछे रह जाएंगे। तो आप इन टॉपिक्स को हमारे पिछले वीडियो में देख। अब हमने फिर आपको यही पढ़ाया था कि अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स कैसे है। तो टू लॉ ऑफ एडिशंस थे, ट्रायंगल रूल एंड पैरेललोग्राम रूल। ट्रायंगल रूल में हमने क्या किया था? हमने हेड टू टेल के अप्रोच का इस्तेमाल किया था। पैरेललोग्राम रूल में क्या किया था? हमने टेल टू टेल मेथड का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर हमने एक चीज लिखी है कि r इज नॉट इक्वल टू a प्लस बी। दैट इज ऑब्वियस। हम ये नहीं कह सकते कि a, यहाँ पर a एंड b का लिखने का मतलब क्या है? दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a एंड b। मतलब r का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू a प्लस b होगा कि अगर ये 2 यूनिट है या 3 यूनिट है तो ये 5 यूनिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमको इसके बीच का एंगल देखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि क्या इसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है। उसके लिए हमने एक इक्वेशन भी निकाला था जो कि आपको अभी जस्ट मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में। फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था
कि अगर अगर मान लीजिए कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट को जोड़ने वाला एक पॉइंट O है, जिसको हम R को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, जो बेसिकली क्या बताता है, पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ओरिजिन। एंड अगर ये एंगल फाई है तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम x इक्वल टू r cos फाई होगा एंड y इक्वल टू r sin फाई होगा। फिर आपको मैंने यही बताया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x y j को अगर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने i j एंड k का इस्तेमाल किया था। फॉर एग्जांपल i फॉर x डायरेक्शन, j फॉर k y डायरेक्शन, k फॉर j डायरेक्शन। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं था। फिर हमने ये भी कहा था कि i j को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। क्यों? बिकॉज ये दे आर स्पेसिफाइंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, लाइक I is defining the direction of x, j is defining the direction of y, and k is defining the direction of z. ठीक है, अब हम लोग फिर वापस आगे बढ़ते हैं। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का हमने एक एनालिटिकल मेथड से इक्वेशन तैयार किया था, जिसमें हमने ये डिसाइड किया था, फॉर एग्जांपल पी एंड क्यू को हम ऐड कर रहे हैं, पी एंड क्यू के बीच में एंगल थीटा है और ये इनका रिजल्टेंट है। तो अगर हम इसको एक्सटेंशन कर दे तो ये आपका वेक्टर कंपोनेंट्स के बेसिस पे ये हो जाएगा आपका क्यू, ये अगर q है तो ये हो जाएगा q sin थीटा, ये हो जाएगा q cos थीटा। ठीक है, तो अगर इस ट्रायंगल में अगर हम जोड़े, इस बड़े से ट्रायंगल में जोड़े तो OB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो OA प्लस, इसका मतलब OA प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा। AC की वैल्यू जो है P cos थीटा है, तो हम इसको जोड़ सकते हैं P प्लस Q cos थीटा। दोनों को अगर हम जोड़े तो बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन निकालना होगा तो ये कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं था, यहाँ तक हमने उन तमाम चीजों को ऐड कर लिया था जो हमें जानने की जरूरत थी वेक्टर्स स्टार्ट करने से पहले। आज के टॉपिक में हम बेसिकली वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलकम फ्रेंड्स, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस के बारे में। वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस, अगर आपने वर्ड सुन, सॉरी ये स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट। अब एक सभी को पता है कि मल्टीप्लिकेशन को हम प्रोडक्ट भी कहते हैं और प्रोडक्ट का मतलब आउटपुट भी होता है ना। अगर हम प्रोडक्ट का मतलब हम जानते हैं, प्रोडक्ट अगर हम लिखते हैं तो प्रोडक्ट इज नथिंग बट आउटपुट एज वेल। तो जब हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली वेक्टर्स को हम किससे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। और उसको अगर मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या निकलेगा। ठीक है, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि व्हाट आर द ways of multiplying vectors and what will be their output और प्रोडक्ट। ठीक है, इसको इसी भाषा में लीजिए। ओके, तो लेट्स कंसिडर ए वेक्टर ए। अब हम जानते हैं कि ए के अंदर में क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन होता है। ओके, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। डिस्क्रिप्शन में मैं ओल्ड वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, वो आप देख लेना। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं डाल दूंगा। तो ए का वेक्टर ए का मतलब क्या है, देयर इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एंड देयर इज अ डायरेक्शन ऑफ ए। दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू और द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज डायरेक्शन। ओके, नाउ हम क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का तरीका है, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक वेक्टर को हम एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मान लीजिए स्केलर को मैं एस लिख रहा हूं। एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं सच दैट कि इनका रिजल्ट कुछ डिफरेंट ही निकले। तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए कि ए और बी दो वेक्टर्स है, इनको मैं इस तरह मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि इनकी रिजल्ट अगर स्केलर आए, क्या है, स्केलर्स, कि वी आर मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स इन सच ए वे दैट देयर प्रोडक्ट इज ए स्केलर, हम उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट।
किसी वेक्टर को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि जो नया वेक्टर बनेगा वो एक वेक्टर ही आएगा, ठीक है। अब बी जो होगा वो ए से पैरेलल होगा। ये बिल्कुल वही है कि हाउ अगर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें, जो अपने लास्ट अपने क्लासेस में पढ़ा था। तीसरा, अगर हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें दूसरे वेक्टर्स के सच दैट कि जो रिजल्ट आए एक वेक्टर आए, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं। सो इफ टू वेक्टर multiplied to give a scalar as a product, तो हम उसको स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और इफ two vectors are so multiplied that their result is a vector, then this is called vector product, ठीक है। तो अब हमें मोटा मोटी पता चल गया कि दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं वेक्टर्स के, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चालू करते हैं इसको, तो इनको रिमूव कर देते हैं। जब भी आपको किसी भी पोर्शन में डाउट हो, आप क्या करें, हम उस वीडियो को थोड़ा पीछे कर लें, ताकि आपको अगर किसी भी तरह का इश्यू रह गया है अंडरस्टैंडिंग में, जो कि मैं हो सकता है कि जल्दबाजी में आप समझ ना पाए हो, तो आप वीडियो को पॉज कर लें, थोड़ा देखें कि मैंने क्या लिखा है, उसके बाद आगे बढ़ें। दैट विल बी द बेस्ट वे। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आर डिफाइंड इन सच ए वे। डॉट प्रोडक्ट, पहले मैं डेफिनेशन थोड़ा सा लिख देता हूँ, इट्स नॉट अ डेफिनेशन एग्जैक्टली। डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड in a way that dot product of, let me make it simple, two vectors are equal to product of magnitude of individual vectors and the cosine angle between them. इसको मैंने थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करी है। इसको कैसे सिंपल करने की कोशिश की है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये वेक्टर है ए, ओके, ये वेक्टर ए है एंड ये वेक्टर है बी। ये दोनों का बीच का एंगल है मान लीजिए फाइव, ओके। दिस इज, दोनों का टेल हमने एक जगह ऐड कर दिया था, ओके। तो हम क्या कह रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम, ओके। तो ए डॉट बी इज नथिंग बट ए बी कॉस फाइव। थोड़ा सा इसको और इजी करते हैं, और किसी ढंग से सोच सकते हैं। अगर मान लीजिए, चलिए इसको थोड़ा रिमूव कर लेते हैं, इसको मान लीजिए कि वापस से ड्रॉ करता हूं मैं इसको समझने के लिए।
थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ये ए है एंड दिस इज बी। ये क्या है, ये हमारा है एंगल फाई। अगर हम इस पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें, ये एक राइट एंगल है, तो हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स के हिसाब से इस राइट एंगल ट्रायंगल में, मान लीजिए इसका नाम है टी, ये है पी, ये है एम। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम इसको करें तो दिस इज द बी बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो हम इसको लिख सकते हैं टीएम का मतलब क्या होगा, व्हाट इज टीएम? टीएम इज नथिंग बट ए कॉस फाई। होगा ना, ये वाला ए कॉस फाई होगा कंपोनेंट के हिसाब से, और ये होगा ए साइन फाई। ओके, तो टीएम अगर ए कॉस फाई है तो ए कॉस फाई का डायरेक्शन किधर आ रहा है, बी के तरफ ही आ रहा है। तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ए डॉट बी का मतलब क्या है कि द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी विद द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मतलब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू component of one vector in parallel to other vector is equal to multiplication. Now it is clear? तो a cos phi एंड मल्टीप्लाई बाय मैं क्या कह रहा हूं, बी। अगर बी दोनों से इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। ओके, तो ये भी एक तरीका है बोलने का। पहला तरीका क्या है कि हमने बोला डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। दूसरा तरीका क्या कह सकते हैं कि we will just take a component of one vector in parallel to other and we'll multiply them, then we can get the dot product. तो अगर आप कह सकते हैं सर क्या ये a cos phi होगा, b cos phi नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर इसको अगर हम इस डायग्राम कोई सी डायग्राम को सा ये करें, ये मान लीजिए मेरा a था इधर एंड ये मेरा b था, और अगर मैं इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं a के डायरेक्शन पे, ये मेरा phi है, तो ये b है, तो ये क्या होगा, अगेन दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, तो ये क्या हो जाएगा, b cos phi। ये क्या हो जाएगा, b sin phi। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b cos phi is a dot b। Clear? So this is the scalar product of two vectors. The scalar product of two vectors is what scalar product is giving you. Scalar product is giving you the product of two vectors in such a way that we have to multiply their magnitude and taking the cosine angle. Otherwise, we can say components of one vector taking parallel to the other vector and multiply them. Okay, so you have to remember a lot of places will be there now in further chapters of physics जहां पर आपको इनकी जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा। अगर आपको कभी हो सकता है कि दो वेक्टर्स को एंगल निकालने के लिए बताए पूछे तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इससे क्या क्या फायदा हमें हो रहा है, ये हम देखें यहाँ पे। ओके, तो फायदा ये हो रहा है कि मान लीजिए अगर फाई जो है 90 डिग्री हो, फाई कितना हो 90 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, cos 90 क्या होता है 0। तो अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जिसको हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कह रहे थे।
ओके, अगर मान लीजिए फाई 0 हो तो क्या होगा, ओनली ए डॉट बी आएगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए एंड मोड ऑफ बी, क्योंकि cos फाई इक्वल टू cos 0 है, cos 0 इज 1। अगर मान लीजिए इसी जगह पे हम दो यूनिट वेक्टर i डॉट आई को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, व्हाट इज i डॉट आई, व्हाट इज i डॉट आई, तो इसको करेंगे i डॉट आई, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ i, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज व्हाट 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ i, तो i डॉट आई इज इक्वल टू 1। i डॉट j करे तो i डॉट j करेंगे तो क्या हो जाएगा, i और j एक दूसरे पे 90 डिग्री होते हैं तो i डॉट j 0, लेकिन j डॉट j करे तो j डॉट j करे तो अगेन 1, j डॉट k कर दे तो 0, क्योंकि अगेन ऑर्थोगोनल है, k डॉट k करे तो 1। क्लियर? सो ये फायदा होगा हमें डॉट प्रोडक्ट पढ़ने से कि ए डॉट बी निकाला, दोनों के बीच का एंगल निकाला, कभी कभार एंगल्स पूछ सकता है, कभी कभार आप जब वर्क पढ़ेंगे तो सब्जी की बहुत सारी जरूरत पड़ेगी। आई होप अभी तक यहाँ तक क्लियर है, किसी तरह किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करने की बारी आएगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपका जो लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी, ये सब सारे जो हम लोग पढ़ रहे थे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, वो सब के सब यहाँ भी एप्लीकेबल होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो दिस चैप्टर, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्लियर। ओके, चलिए अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, इसको हम बोलते हैं वेक्टर्स प्रोडक्ट। दोस्तों, कैसा आपको अभी तक मेरे क्लास का एक्सपीरियंस लग रहा है? आप अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें हमारे साथ, सो दैट हम भी अपने क्लास के मटेरियल में अगर कुछ मुझे हमें इम्प्रोवाइजेशन की रिक्वायरमेंट है जिससे आप अपने गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं, या आपको समझने में और कोई बेहतर तरीका आ रहा है तो आप हमें भी सजेस्ट करें, तो हम उन एग्जाम्पल्स को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे और उन सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पूरे वीडियो का बनाने का एक ही मकसद है कि अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट्स पहुंचाना। और हमने जब इस वीडियो को बनाया था तो कभी बना रहे हैं तो हमारा एक ही मकसद होता है कि हम इसमें कुछ छुपा कर ना बताएं, मतलब ये ना सोचे कि इसके बीच और एक प्रोफेशनल कोचिंग के बीच में कोई डिफरेंसेस रखा जाए। जो बातें हम ऑनलाइन यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं वो एग्जैक्टली हम अपने क्लास में भी पढ़ाएंगे या पढ़ाते हैं, तो कोई एक्स्ट्रा डिफरेंसेस नहीं है इन दोनों में। हाँ, हो सकता है न्यूमेरिकल्स में यहाँ उतना कवर ना कर पाऊँ बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस, आप समझ सकते हैं कि एक एक वीडियो को बनाने में इतना वक्त लग जाता है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही एक ऐसा पोर्शन है जहां पर आपको थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है लाइव क्लासेस और इसमें, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं उन तमाम न्यूमेरिकल्स को इनकॉर्पोरेट करूं जिससे कि एक पर्टिकुलर चैप्टर का जो सॉलिड बेस बनने के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो आपको पूरी हो सके, ठीक है। तो उस बारे में हम बाद में बात करेंगे, बिकॉज जब हम वेक्टर्स के तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह हम न्यूमेरिकल्स को भी डील कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम करते हैं वेक्टर्स प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने भी कुछ देर पहले क्या पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को बोलते क्या, व्हाट इज द वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है द प्रोडक्ट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्टिंग ए वेक्टर का क्या क्या कहा था, इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टू गिव vector as output, then it is called cross product। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर v1 एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है v2, तो v1 इक्वल, इफ क्रॉस v2 इक्वल टू ऐसा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 v2 into sine angle between them
and it will be a vector, so there has to be a, ये तो magnitude portion हो गया, and there has to be a direction, and direction is this is the direction. Okay, इसको डायग्राम समझते हैं. ये V1 है, सोचिए ये V1 है, इन दोनों को मैंने टेल से टेल ऐड कर दिया, ये फाई है, तो ये जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर R, और R इक्वल टू क्या होगा, V1 क्रॉस V2. कोई डाउट किसी को भी? तो वेक्टर प्रोडक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट इज रिटन एज V1 क्रॉस V2 and its resultant is always perpendicular to magnitude of V, magnitude of two vectors in the and sine angle between the two vectors, and the vector is always, the resultant vector is always normal to or perpendicular to the individual vectors. ये इसके ही perpendicular रहेगा, इसके ही perpendicular रहेगा. ठीक है, अगर मतलब मैंने कैसे किया इसको, ऐसे किया, एंटी क्लॉकवाइज हम घूम रहे हैं तो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर होगा. मान लीजिए अगर हम ऐसे घूमे तो अगर इसको लिखे V2 क्रॉस V1 तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड तो ही रहेगा, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन जो है ये नीचे हो जाएगा. तो V2 क्रॉस V1 जो है इसका डायरेक्शन जो होगा इस तरफ होगा, R इक्वल टू V2 क्रॉस V1. Okay, so V2 cross V1 is nothing but negative of V1 cross V2. However, magnitude wise both are same. However, magnitude wise both are same. Okay, this is absolutely clear, कोई डाउट नहीं है. इसी के लिए एक राइट हैंड थंब रूल भी आ रखा है. तो राइट हैंड थंब रूल आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, कि अगर ये आपका थंब है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, राइट हैंड थंब रूल आपको हेल्प करता है क्रॉस प्रोडक्ट में, कि अगर ये आपका थंब है, ओके, ये आपकी फिंगर्स है, तो ये जो फिंगर जिधर कर्ल कर रहे हैं, मान लीजिए उधर आपका एक वेक्टर हो, ये एक वेक्टर V1 और ये आपकी हथेली जो है V2 है, तो आपका थंब जो है वो पॉइंट कर रहा है आपके रिजल्ट की तरफ. क्लियर? ये V1 है, ये V2 है मान लीजिए, तो ये आपका V1 एंड V2, जो आपका ये thumb है, it is pointing toward the direction of, the direction of resultant is always perpendicular to the direction of individual vectors. ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल. ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में एक आपका सिर्फ डायरेक्शन कंपोनेंट इंक्लूडेड है, जो कि n है. n मतलब मैंने नॉर्मली लिखा था, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द इंडिविजुअल वेक्टर्स. ठीक है, तो ये आपको वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आपको देखना है कि वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट्स में आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि एक से आपका स्केलर निकलता है रिजल्ट, एक से आपका वेक्टर निकलता है रिजल्ट. जब वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसका डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इंडिविजुअल वेक्टर्स होता है. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वेक्टर प्रोडक्ट भी खत्म होता है. आपको ये थोड़ा इनकम्प्लीट सा लगेगा, क्योंकि पहला तो रीजन ये है कि हमने इस पे कोई सफिशिएंट न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को सपोर्ट में नहीं डाले हैं. ठीक है, अगर हम इसमें सफिशिएंट न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन डालेंगे बाद में, तो आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा इजी है. फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा क्वेश्चंस आता है कि याद होगा जहां जहां वेक्टर प्रोडक्ट इस्तेमाल होगी, फॉर एग्जांपल टॉर्क के बारे में हम जब पढ़ेंगे आगे कि टॉर्क के बारे में, तो टॉर्क जो होगा वो होगा आपका R क्रॉस F. ठीक है, ये सब जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि पोजीशन वेक्टर R और F को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे टॉर्क का. टॉर्क मतलब जिससे हम किसी बॉडी को घुमाते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक दरवाजा है, ये डोर है, इस डोर पे हमने ऐसा फोर्स लगाया इधर, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम ये,
तो ये डोर ऐसे रोटेट होगी, तो ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे यूजिंग वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये सब आपको उस टाइम बहुत काम आएगा, लेकिन फिर भी वो तो बाद की बात है, वो हम टॉपिक जब तक पहुंचेंगे तब तक उसके पहले ही हम आपको बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे सफिशिएंटली एग्जांपल देंगे जिससे एग्जांपल से आपको हेल्प होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब आप देखिए कि यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है। एक बार हम वो देख लेते हैं बिफोर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक। ओके, मुझे लगता है कि जैसे आई डॉट आई हमने वहां किया था, अगर आई क्रॉस आई करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए पहले आई जे की हम ड्रॉ ही कर लेते हैं। ये मेरा अगर आई है, ये मेरा जे है जो कि ऑलरेडी दूसरे के नॉर्मल में है, और ये मेरा के है, राइट। तो अगर आई डॉट जे किया तो क्या आएगा, आई क्रॉस जे किया तो क्या आएगा, के आएगा, क्योंकि आई और के को मल्टीप्लाई अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसके परपेंडिकुलर यही है। लेकिन अगर हम जे क्रॉस आई करेंगे तो उल्टा करेंगे, तो जे क्रॉस आई तो क्या होगा, ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, मतलब ये ऐसे घूमेगा, राइट। तो ये नीचे जाएगा, माइनस के हो जाएगा, ये माइनस के हो जाएगा। अच्छा, अगर आई क्रॉस आई करे तो आई क्रॉस आई करे तो आई और आई क्रॉस करेंगे तो उसके दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, फाइव इक्वल टू 0 डिग्री। तो साइन फाइव क्या होता है, साइन 0 0, तो आई क्रॉस आई 0। उसी तरह हम लिख सकते हैं जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, के क्रॉस के 0। ओके, वहां जहां पर आई डॉट आई 1 हो रहा था, जे डॉट जे 1 हो रहा था, के डॉट के 1 हो रहा था, यहीं पर क्या हो रहा है, रिवर्स हो जा रहा है, बिकॉज फाइव जो है मेरा, फाइव क्या है मेरा, फाइव है साइन फाइव, तो साइन 0 0। अगर हम फाइव को 90 डिग्री ले तो ओनली v1 इंटू v2 रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। क्लियर। तो आप खाली यहाँ पुट करते जाइए, इस फॉर्मूला में पुट करते जाइए और आपकी वैल्यूएशन आती जाएगी। आप खाली एक बात ना बोले कि इसका रिजल्ट जो है वेक्टर होगा, और वेक्टर जो है हमेशा परपेंडिकुलर टू द इंडिविजुअल वेक्टर्स होगा। मतलब डायरेक्शन जो है, अगर मैं इसको वापस से लिखूं तो n जो है, n का डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू v1 है एंड परपेंडिकुलर टू v2 है, ये आप ना भूले खाली बस। ओके, तो इसी के साथ हमारा वेक्टर प्रोडक्ट खत्म होता है। हमने इसमें उन तमाम तरह के टॉपिक को खत्म करने की कोशिश किया है। अगर मान लीजिए कि कोई कहता है आपसे, जैसे एक चले जाने से पहले एक छोटा सा आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, और अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं तो आप जरूर दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी 0 आ रहा है, ठीक है, इफ ए क्रॉस बी इज 0, व्हाट डज इट मीन, व्हाट काइंड ऑफ वेक्टर दिस आर। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इसके तहत सॉल्व करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हमारे ईमेल आईडी जो है फिजिक्सगुरु.com पे @gmail.com पे आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना वेक्टर स्केलर्स का मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर खत्म करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब इट, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से हमारे रीचेस मासेस तक पहुंचेगी, एंड यूट्यूब भी हमारे वीडियो को फिर सजेस्ट करना चालू करेंगे। हमारा मकसद कतई नहीं है कि हम अपने चैनल को मोनेटाइज करें या नहीं करें, दैट्स एन एडिशनल थिंग। हमारा ये मकसद है कि ये इसकी रीच बढ़े, और इसकी रीच बढ़ने के रीजन यही है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिस एरियाज में जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम से आते हैं, और उनको बेसिकली अच्छे क्वालिटी में स्टडी मटेरियल्स नहीं मिलते हैं। तो ना केवल हाँ, ये इसमें हमने जब ये सिलेबस डिजाइन किया है तो बेसिकली हमने सिलेबस किसी बुक ओरिएंटेड नहीं किया, ना है एनसीईआरटी ना सीबीएसई। हमने सोचा है कि हम इसमें बेस्ट मटेरियल पढ़ाएं, जिससे कि हमारे बच्चों का कॉन्सेप्ट खाली डेवलप हो सके, और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वो जो भी एग्जामिनेशन वो दे अपने आगे फ्यूचर में, चाहे वो आईआईटी की हो या एनट्रिपलिटी की हो, नेट की एग्जामिनेशन हो, जो भी एग्जामिनेशन हो, उस एग्जामिनेशन वो सक्सेस करें एंड अपना एक ब्राइट फ्यूचर बनाए। और आपको सबको पता ही है कि फिजिक्स, जैसे मैंने अपने पहले ही वीडियो में कहा था कि फिजिक्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एंड अगर आप इसमें बहुत आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है
तो आप बहुत ही लिमिटेड इनपुट से बहुत मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं. So thanks again everyone from our side and Physics and Build channel के टीम मेंबर्स की तरफ से आपको थैंक यू इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए. एंड प्लीज कीप वोटिंग फॉर अस. Please share this video as much as possible from your side and stay safe because of this pandemic, and stay at home and follow all your COVID guidelines. Thank you.